क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर, दोनों क्लासों के लिए जो कॉमन टॉपिक है वो है एल्केन, जिसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एल्केन बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने 8 विधियाँ कंप्लीट हो गई थी। और लास्ट जो मेथड आता है वो है वुल्फ-किर्चनर-अपचेन। वुल्फ-किर्चनर-अपचेन, इस मेथड के अंदर हम कोई भी कार्बोनिल समूह लेते हैं और इसकी हाइड्रोजीन NH2 क्या होती है, हाइड्रोजीन होती है, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो एथोक्साइड या फिर अपने बोल सकते हैं सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में 453 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। तो ये किस में चेंज हो जाती है, एल्केन में। सबसे पहले यहाँ से H2O बाहर निकल गया और C डबल बॉन्ड NH2 और इसको बोलेंगे हाइड्रोजोन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजोन बन गया। और यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड होता है और 453 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, जिससे ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाते हैं और नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और इस तरीके से एल्केन प्राप्त होती है। कार्बोनिल समूह के अंदर अपने देखें तो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और केटोन लेकर के वुल्फ-किर्चनर-अपचेन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जब फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो इनकी रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करवाएंगे एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में और 473 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले ये तो एक कॉमन रिएक्शन हो गई, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड की हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। और एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है उसको CH2OH और CH2OH से शो किया जाता है, ऐसे शो कर सकते हैं हम। और 473 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से N2 और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी और यहाँ CH4 प्लस H2O और प्लस में N2 और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी, मीथेन, और जल और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से जो वुल्फ-किर्चनर-अपचेन है उसके द्वारा हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा एल्डिहाइड लेंगे और एल्डिहाइड की हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजीन वही एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। तो एथिलीन ग्लाइकोल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम और 473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो CH3 और CH3 प्लस में N2 और प्लस में H2O और क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन। क्या प्राप्त हो जाएगी, एथेन। अगर इसी अभिक्रिया को कीटोन के साथ करवाया जाए तो ये क्या होती है, कीटोन। और कीटोन की या एसीटोन भी बोल सकते हैं, कीटोन की हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाई जाए एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में और
73 केल्विन टेम्परेचर पर, तब ये N2 बाहर निकल जाएगी, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो CH3 CH2 और CH3, और इसको बोलेंगे प्रोपेन, प्लस में N2 और प्लस में H2O। तो इस प्रकार वुल्फ किस्चनर अपचयन के द्वारा हम एल्केन बना सकते हैं। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, उसकी हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करवाते हैं एथोक्साइड की प्रेजेंस में 453 केल्विन टेम्परेचर पर, तो एल्केन प्राप्त होती है। एथोक्साइड होता है वो भी एल्कोहल की ही फॉर्म होती है और एथिलीन ग्लाइकोल भी एल्कोहल की फॉर्म होती है। लेकिन जब हम फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन लेकर के रिएक्शन करवाएंगे तब हम एथिलीन ग्लाइकोल को लेंगे, उत्प्रेरक की तरह काम करता है और 473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और फॉर्मल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करवाएंगे तो हमें मीथेन प्राप्त होगी। और मीथेन एक ऐसी एल्केन है, बहुत ही क्रियाशील एल्केन, सूर्य की प्रकाश में बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाती है और फिर उसके पश्चात एल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करवाएंगे तब हमें एथेन प्राप्त होगा। और कीटोन की हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करवाएंगे तो प्रोपेन प्राप्त होगी और सभी के अंदर नाइट्रोजन और H2O बाहर निकल जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी बनाने की विधियां कंप्लीट होती हैं, एल्केन की बनाने की विधियां कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में एल्केन के भौतिक गुण या रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया पर बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात करें हम। C1 से C4 तक की जितनी भी एल्केन है, चाहे मेथेन हो, चाहे एथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, ये एल्केन जो होती हैं वो रंगहीन, गंधहीन और गैसीय फॉर्म में पाई जाती हैं। कैसी होंगी? रंगहीन होंगी, गंधहीन होंगी और गैसीय फॉर्म में पाई जाएंगी। C5 से C17 तक की जो एल्केन है, ये जो एल्केन है वो रंगहीन, गंधहीन और द्रवावस्था में पाई जाती है। और C17 से उच्चतर एल्केन, C17 से जो उच्चतर एल्केन जो होती हैं वो सभी रंगहीन, गंधहीन, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम सामान्य गुण की बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो C1 से C4 तक की जितने भी एल्केन होती हैं वो रंगीन, गंधहीन, गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। C5 से C17 तक जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारी जितने भी होते हैं वो रंगीन, गंधहीन, द्रवावस्था में पाई जाती है। और C17 से उच्चतर जितनी भी एल्केन होंगी वो ठोस अवस्था में, रंगीन, गंधहीन, ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। ये तो फर्स्ट साधारण बात होगी गुणों की। एल्केन जो होती है वो एक अध्रुवीय अणु के रूप में पाई जाती है, अध्रुवीय अणु के रूप में पाई जाती है। तो इसका मतलब हम ये सोचें कि इसको क्या करें, ध्रुवीय अणु के अंदर विलयशील कर दें, तो नहीं होगी, क्योंकि समान समान को घोलता है। क्या करता है? समान समान को घोलता है। तो कहने का मतलब है कि अध्रुवीय जो होगा वो अध्रुवीय के अंदर ही घुलेगा,
और जो ध्रुवीय अणु है वो ध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलेगा। तो कहने का मतलब H जो एल्केन है वो अध्रुवीय है, तो ये अध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलेगी, अध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलेगी। और अध्रुवीय विलायक जो है वो हम लें बेंजीन और ईथर, इनके अंदर क्या होंगी, विलयशील होंगी, क्योंकि जो एल्केन जो होती हैं वो अध्रुवीय अणु है, इसलिए अध्रुवीय विलायक में घुलेगी। और बेंजीन और ईथर जो होते हैं वह अध्रुवीय विलायक होते हैं, तो इसलिए वो अध्रुवीय के अंदर घुल जाएंगे। तीसरा इनके क्वथनांक की बात आती है। क्वथनांक की अणुभार समानुपाती क्वथनांक, अणुभार समानुपाती होता है क्वथनांक। कहने का मतलब अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वथनांक का मान बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास CH4 है, जैसे हमारे पास CH3 CH3 है, जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH3 है, और जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH2 और CH3 है। तो हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो अणुभार बढ़ता जा रहा है, और अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्वथनांक का बढ़ता क्रम हो गया। क्या हो गया, क्वथनांक का बढ़ता क्रम हो गया। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक का मान बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब देखिए दूसरा क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती शाखित श्रृंखला। अशाखित श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास शाखित श्रृंखला आ जाएगी तो क्वथनांक का मान कम हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जो अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, बताती हूँ मैं शाखित और अशाखित। CH3 CH2 CH3 ये है हमारे पास, और CH3 CH3 और CH3। अब देखो 4 कार्बन ही यहाँ हैं और 4 कार्बन ही यहाँ हैं, तो अणुभार तो सेम होगा। तो अब क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, अशाखित वाले का ज़्यादा होगा, शाखित का कम होगा। क्योंकि शाखित बढ़ेगी तो क्वथनांक कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि शाखित श्रृंखला अगर शाखाएं निकल जाती हैं या शाखाएं बढ़ जाती हैं तो इनका जो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो अंतराण्विक दूरी भी कम हो जाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से इनका क्वथनांक कम हो जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो जो एल्केन शाखित श्रृंखला के रूप में आ जाएंगी तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो इनका जो क्वथनांक है वो भी कम हो जाएगा। इस प्रकार हमने भौतिक गुण की बात की। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की या रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है हैलोजनीकरण। सबसे पहली आती है हैलोजनीकरण। तो एक बार हम सिंपल हैलोजनीकरण रिएक्शन पर बात कर लेते हैं, फिर मुक्त मूलक हैलोजनीकरण क्रियाविधि को भी करेंगे। क्योंकि एल्केन के अंदर क्या होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो एल्केन मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करवाया था, तब ये बताया था कि जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो मुख्य रूप से एल्केन शो करते हैं। तो ये प्रतिस्थापन ही होता है हैलोजनीकरण में। तो एक बार हम हैलोजनीकरण की अभिक्रिया पर बात करते हैं और उसके पश्चात इसकी कुछ रिएक्शन करने के बाद में एल्केन की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि पर भी बात करेंगे।
तो सबसे पहले हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना, और हेलोजन कौन से होते हैं हमारे F2, Cl2, Br2 और I2, ये सारे हेलोजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास CH4 है, ठीक है, और CH4 का हेलोजनीकरण करवाएं, मान ली Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये CH3 Cl में चेंज हो जाएगा। तो हेलोजन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, या अपने कह सकते हैं कि कार्बन के साथ उपस्थित हाइड्रोजन 1, 2 या 3 हाइड्रोजन का या 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हेलोजन द्वारा कर दिया जाए तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हेलोजनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। एल्केन के किसी कार्बन के 1, 2 या 3 या 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा कर दिया जाए तो वो प्रक्रिया हेलोजनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो हेलोजन्स की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता के क्रम में F2 सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर Cl2, फिर Br2 और I2 सबसे कम क्रियाशील होता है। तो F2 इतना क्रियाशील होता है कि ये अंधेरे में भी रिएक्शन कर सकता है, ये कमरे के ताप पर रिएक्शन कर सकते हैं या सूर्य के प्रकाश में, और ये सबसे कम क्रियाशील होता है। तो F2 जो होता है, अगर हम एल्केन के साथ F2 की विक्रिया करवाएं तो फ्लोरो एल्केन प्राप्त होगा। अगर एल्केन के किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन फ्लोरीन के द्वारा कर दिया जाए तो फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, और फ्लोरो एल्केन अगर बनाते हैं या फ्लोरीन जो होता है वो एल्केन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन एक विस्फोटक उत्पाद बनाएगा या विस्फोट के साथ रिएक्शन करेगा। इसलिए नाइट्रोजन जो F2 है उसकी रिएक्शन करवाने से पहले अपने क्या करते हैं, फ्लोरीन को नाइट्रोजन से तनु किया जाता है, नाइट्रोजन से तनु किया जाता है ताकि ये विस्फोट उत्पन्न ना करे या विस्फोटक पदार्थ का निर्माण ना करे। क्योंकि एल्केन की अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फ्लोरीन अंधेरे में भी रिएक्शन कर देता है। ये इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि जैसे ही एल्केन के संपर्क में आएगा एक विस्फोट उत्पन्न कर सकता है या विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर सकता है। इसलिए हम फ्लोरीन की एल्केन के साथ रिएक्शन करवाने से पहले इस फ्लोरीन को नाइट्रोजन से तनु का मतलब डाइल्यूट करना, तनु कर देते हैं। फिर उसके पश्चात अगर ये फ्लोरीन एल्केन के साथ अगर रिएक्शन करेगा भी तो एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा और इसलिए कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसके पश्चात हम Cl2 और Br2 की बात करते हैं। Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन से रिएक्शन कर सकता है। CH4 की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं H की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक H यहाँ से बाहर निकल जाएगा Cl के साथ HCl के रूप में, और यहाँ पर क्या बच जाएगा CH3 और इसके साथ Cl जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। तो Cl2 और Br2 सेम कमरे की टेम्परेचर पर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कर सकते हैं। Cl2 के साथ फिर HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, एक HCl फिर बाहर निकलेगा। अब यहाँ दो बचेंगे तो आ जाएगा CH2Cl2 और इसको बोलेंगे मेथिलीन क्लोराइड या मेथिलीन डाई क्लोराइड भी कह सकते हो। ये एक डाई हैलाइड्स है जिसको करेंगे भी हम एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर। फिर उसके पश्चात फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में, HCl फिर बाहर निकलेगा और यहाँ पर CHCl3
एक हाइड्रोजन का और प्रतिस्थापन कर दिया, 3 Cl आ गए, इसको बोला जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाएगा? क्लोरोफॉर्म। फिर उसके पश्चात इस Cl2 की फिर HNu के साथ रिएक्शन करवाई जाए, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और हो जाएगा और CCl4 बन जाएगा, जिसको बोला जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से कमरे के ताप पर जो Cl2 और Br2 है वो इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। एल्केन में उपस्थित सारे जितने भी हाइड्रोजन हैं उनका एक एक करके प्रतिस्थापन कर सकते हैं और एल्किल हैलाइड्स, डाइलाइड्स या ट्राइलाइड्स या टेट्राहेलाइड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके अलावा CH4 ये क्या है? मेथेन। कई बार क्या होता है, मेथेन सूर्य के प्रकाश में इतना क्रियाशील हो जाता है कि अगर ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये सीधा ही कार्बन प्लस HCl बना देता है। ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बन में चेंज हो जाता है। कई बार इतना ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है तो ये सीधा ही कार्बन और HCl बना देगा, क्योंकि मेथेन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में क्रियाशील हो सकता है। इसलिए मेथेन सूर्य के प्रकाश में क्रियाशील होकर के कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। या फिर मेथेन के अलावा जो भी कोई अन्य एल्केन है, जैसे प्रोपेन ले लिया हमने, और प्रोपेन की हम Br2 के साथ विक्रिया कराते हैं, क्योंकि Br2 Cl2 लगभग सेम ही रिएक्शन देते हैं। Cl2 थोड़ी क्रियाशील ज़्यादा होती है Br2 से। मेथेन के अलावा जितने भी एल्केन होते हैं ना, अगर उनके हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो वो क्या करते हैं? एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं। तो यहाँ पर Br2 के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए तो CH3 CH और CH2Br ये बाहर निकल जाएगा। फिर उसके पश्चात फिर Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से एक HBr बाहर निकल गया, यहाँ से भी एक HBr बाहर निकल जाएगा। अब देखिए मेथेन के अलावा किसी एथेन या प्रोपेन से कराएंगे तो एक एक कार्बन से एक एक हैलोजन निकलेगा। हम CH4 के साथ करवा रहे थे तो CH4 का एक हाइड्रोजन निकल गया, फिर दूसरा इसी का निकल गया, तीसरा भी इसी का निकल गया। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? पहले इस कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, हैलोजन जुड़ रहा है, अब इस कार्बन से जाएगा, फिर इस कार्बन से जाएगा। तो CH3 CHBr और CH2Br। फिर हम Br2 के साथ करवाएंगे, HBr बाहर निकलेगा, फिर फर्स्ट नंबर कार्बन से Br बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से तीनों कार्बन पर एक एक हैलोजन जुड़ गए और 1 2 3 ट्राई ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण हो गया। ट्राई ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर अपने मेथेन के साथ जब Cl2 की विक्रिया करवाते हैं तो एक एक हाइड्रोजन Cl2 के द्वारा प्रतिस्थापित होते जाते हैं और लास्ट में चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। लेकिन ऐसी विक्रिया मेथेन के साथ करवाते हैं तो मेथेन सूर्य के प्रकाश में अत्यंत क्रियाशील होकर के कई बार कार्बन और HCl की फॉर्मेशन कर देता है सीधा। और मेथेन के अलावा चाहे एथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे पेंटेन, किसी भी एल्केन के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए हैलोजन की तो एक एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और एक एक हैलोजन जुड़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रोपेन की Br2 के साथ विक्रिया करवाई तो एक हैलोजन यहाँ से निकला, फिर दूसरा यहाँ से निकला और तीसरा यहाँ से निकला और 1 2 3 ट्राई ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण हो गया। तो हमने बात कर ली F2 की, Cl2 की, Br2 की और अब हम I2 की बात कर रहे हैं। हमारे पास CH4 है और हम I2 की विक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन जाएगा? CH3I और प्लस में क्या बन जाएगा? HI।
आयोडीन जो होता है ना वो रिएक्शन करता है, अत्यंत मंद गति से करता है। हैलोजन की क्रियाशीलता के क्रम में सबसे कम क्रियाशील जो होता है वो कौन होती है? आयोडीन होती है। आयोडीन जैसे ही एल्केन के साथ रिएक्शन करता है तो CH3I बनाता है और साथ में HI बन जाता है। HI जो होता है वो एक बहुत अच्छा अपचायक माना जाता है। अगर किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन ना करवाई जाए तो HI इतना अपचायक पदार्थ होता है कि वो वापस रिएक्शन को कैसे कर देता है? पलट देता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि I2 की अगर एल्केन के साथ रिएक्शन होती है तो वो कैसी होती है? उत्क्रमणीय टाइप की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन उत्क्रमणीय, दूसरी अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय जो रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं, वो रिएक्शन कैसी होती है? उत्क्रमणीय टाइप की रिएक्शन होती है। और जो रिएक्शन सिर्फ एक ही दिशा में चलती है वो कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय टाइप की। तो अब देखो F2 में एक ऐसी बात थी कि ये विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर सकता है, अंधेरे में रिएक्शन कर सकता है। और I2 जो होता है वो एक उत्क्रमणीय रिएक्शन शो करता है। एल्केन की जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा और उसके साथ ही HI बाहर निकलेगा। जो HI है वो इतना अपचायक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, वो वापस रिएक्शन को उसी दिशा में करवाकर वापस एल्केन बना सकता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक ऑक्सीकारक पदार्थ लेना पड़ेगा और वो ऑक्सीकारक पदार्थ HiO3 होता है। इसको लेते हैं और ये HI जो इस रिएक्शन में HI बना है इसको रिएक्शन करवा करके H2O प्लस और I2 में बदल देता है। H2O प्लस I2 में बदल देता है। इसलिए ये रिएक्शन होने के पश्चात वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना सकती, रिएक्टेंट से वापस प्रोडक्ट नहीं बना सकती। यहाँ पर जो HiO3 है वो क्या है? एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। और जो HI है वो क्या है? एक अच्छा अपचायक पदार्थ है। क्या है? अपचायक पदार्थ। तो इस तरीके से हमने हैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हैलोजन के द्वारा इनकी क्रियाशीलता में F2 सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, Cl2, फिर उसके पश्चात Br2, फिर I2। F2 अंधेरे में रिएक्शन कर सकता है, सीधी रिएक्शन करवा दी जाए तो विस्फोट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए फ्लोरीन की सीधी रिएक्शन ना करवा करके पहले हम इसे नाइट्रोजन से तनु करते हैं और फिर उसके पश्चात इसकी एल्केन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ताकि कोई विस्फोटक पदार्थ ना बने और कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर उसके पश्चात मेथेन की Cl2 के साथ विक्रिया करवाते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनाएगा। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके फिर 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके मेथिलीन डाइक्लोराइड और 3 का प्रतिस्थापन करके क्लोरोफॉर्म और 4 का प्रतिस्थापन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर देगा। मेथेन सूर्य के प्रकाश में सीधा ही कार्बन बना सकता है। मेथेन के अलावा प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन कोई भी एल्केन लेंगे तो वो एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगी। और जो आयोडीन है वो आयोडीन अगर एल्केन के साथ रिएक्शन करता है तो उत्क्रमणीय टाइप की रिएक्शन शो करता है और HI बनाता है। HI एक अच्छा अपचायक होता है, इसलिए वो रिएक्शन को विपरीत दिशा में चला सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? एक ऑक्सीकारक पदार्थ काम में लेंगे HiO3, वो रिएक्शन करके इस HI को I2 में बदल देगा और साथ में जल का निर्माण करेगा। इसके साथ ही हमारी हैलोजनीकरण की जो विक्रिया है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।